नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र विकास की नई रफ्तार को छूने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, साथ ही एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों को ही गति नहीं देगा, बल्कि पूरे औद्योगिक गति को भी रफ्तार मिलेगी। साथ ही पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनवाएंगे। तो आज उद्घाटन हो चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। 7 जिलों से होकर यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। न सिर्फ वाहनों को रफ्तार मिलेगी, बल्कि उद्योग के लिए भी, व्यापार के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होने वाला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो इसीलिए आज का दिन ये एक तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, खास तौर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो कि उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। तो बुंदेलखंड में विकास किस तरह से बढ़ रहा आगे, यहाँ पे देखिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 14,850 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हुआ है और इसके अलावा 28 महीने के अंदर इसका जो काम है वो पूरा कर लिया गया है तय समय से पहले। और इसके बनने से यूपी के 7 जिलों को फायदा होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे पर 266 से ज़्यादा छोटे पुल भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 18 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा, 14 बड़े पुल और 4 लेन पुल बनाए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने साल 2020 में एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी और ये बनकर अब तैयार हो चुका है 2022 में। तो बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे से ये जोड़ेगा और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों को इसका लाभ मिल पाएगा। सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इसे जोड़ा और साथ ही साथ दिल्ली आना और बाकी जो 7 जिले हैं वहां से होकर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाएगा। और इसीलिए तमाम ऐसे लोग जो कि आवाजाही में जिनको समय लगता था, अब समय भी बचेगा और आवागमन भी सुगम रहेगा। और खबर दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज फेयरवेल डिनर देंगे। सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल को फेयरवेल डिनर देंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के राज्यपाल भी शामिल रहेंगे। शाम 7 बजे से डिनर का आयोजन होगा। तो 24 तारीख तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है और उससे पहले ये फेयरवेल डिनर सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल को शाम 7 बजे ये डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि सभी राज्यपाल को इसमें आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फेयरवेल डिनर आज देंगे। सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल इसमें शामिल रहेंगे फेयरवेल डिनर में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के राज्यपाल भी शामिल रहेंगे इस फेयरवेल डिनर में। शाम 7 बजे बताया जा रहा है कि फेयरवेल डिनर होगा और सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल जिनको इसमें आमंत्रित किया गया है। तो शाम 7 बजे का समय है डिनर का आयोजन। मिशन की गतिविधि आज से 2 दशक पूर्व एक युवा का प्रयागराज से हरिद्वार आकर समाज की परंपराओं के विरुद्ध जाकर इस संस्थान की स्थापना एवं विकास करना आसान काम नहीं था। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी वारंट धोखाधड़ी से एक शख्स लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का ये मामला जुड़ा हुआ है। अब्बास को गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक पेश करने का आदेश दिया गया है। तो इंस्पेक्टर महानगर को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दिया है
27 जुलाई तक पेश करने का आदेश दिया गया है अब्बास को। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, धोखाधड़ी से एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब्बास को गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दिया है इंस्पेक्टर महानगर को और इस 27 तारीख तक पेश किया जाए। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त। तो अब्बास अंसारी के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 27 तारीख तक कहा कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधियों का खुलासा होने के बाद इसके तार पूर्वी चंपारण तक पहुंचे। चकिया नगर पंचायत के कौवा गांव में आतंकी संगठन पीआईएल के ट्रेनिंग कैंप होने का खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन के चौथे नंबर का सरगना रियाज मारूफ उर्फ बबलू कौवा गांव का निवासी है, जिसका पूरा परिवार यहीं रहता है। कुआवा गांव में रियाज मारूफ आता और वहां मीटिंग किया करता था। साथ ही आपको बता दें कि अपने संगठन को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ने का भी काम करता था। पूरे मामले पर ग्रामीण खुलकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। दबी जुबान में ग्रामीण ये बताते हैं कि बीती रात पुलिस की स्पेशल टीम ने गांव में दस्तक दी, लेकिन जब हमने रियाज की मां से रियाज की गतिविधियों की जानकारी लेना चाही तो कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए घर से चली गई। गांव के सरपंच पुलिस और अधिकारियों से ही बात करने की बात करते हुए कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। तो चंपारण में फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधियों का ये खुलासा हुआ है। पूर्वी चंपारण के चकिया में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। रजनी हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनी, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर के बारे में, किस तरह की गतिविधियां यहां पर चल रही थी और ये ट्रेनिंग कैंप जो बताया जा रहा पूर्वी चंपारण के चकिया में चल रहा था, कब से ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और किस तरह की ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही थी? देखिए, जो 2 आतंकी परसों पकड़े गए थे और उसके बाद उस आधार पे जो एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर में 28 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज थी और उन सब लोगों के ठिकाने पर छापेमारियां लगातार चल रही है। अभी आज सुबह जब कल देर रात वहां एटीएस की टीम पहुंची हुई थी और जो चंपारण का रहने वाला था एक बंदा, उसमें बबलू उर्फ रियाज, वो रियाज वहां पे रहा करता था। तो रियाज के आवास पे पुलिस पहुंची और वहां पे दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही थी, उसके लिंक खंगाले जा रहे थे। हालांकि गांव वाले खुलकर सामने कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन दबी जुबान में गांव वालों ने कहा कि ये इस तरह की गतिविधियां बाइक से ये घुमा करता था, नेतागिरी किया करता था, लेकिन उसका पेशा क्या था इस पर कोई भी कुछ बोलने से ऐतराज करता रहा। उसकी माँ से पूछा गया तो उसकी माँ ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। हालांकि दबी जुबान में लोग जरूर कह रहे थे और अभी तलाश जारी है, लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उसके घर पे भी कई ऐसे बैनर पोस्टर मिले हैं और ये भी एहतियात किया जा रहा है कि उस इलाके में भी वो ट्रेनिंग कैंप चलाया करता था। और लेटेस्ट जानकारी दे दें कि जोकी हाट में एक इंजीनियर पे भी का भी नाम इसमें शामिल था, तो वहां भी अभी जोकी हाट में भी लगातार छापेमारियां चल रही है वो, और उसके घर से भी दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो वो जो एफआईआर में 28 लोगों के नाम है, उन सब के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारियां चल रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि किस तरह से ये नेक्सस चला रहे थे बिहार में किस तरह से ये फैले हुए थे, कैसे इनकी ट्रेनिंग कैंप चलती थी, उस ट्रेनिंग कैंप में और कितने लोग शामिल थे और उनका नेक्सस कहां तक था, क्योंकि इस 28 के जरिए वो 2800 लोगों की तलाश की जा रही है जो इस पूरे मिशन 2047 के को अंजाम देने के लिए एकजुट हुए थे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रजनी। और बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर आरा से आ रही, जहां पर राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक रहे अरुण यादव ने शनिवार को आरा स्थित सिविल कोर्ट में रेप से जुड़े केस में आत्मसमर्पण किया है। अरुण यादव नाबालिग से रेप मामले में पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे और पुलिस को लगातार उनकी तलाश थी। ऐसे में उन्होंने शनिवार को आरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। नेहा हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़ी हैं। नेहा, अरुण यादव ने सरेंडर किया है, पूर्व राजद विधायक हैं, क्या कुछ ज्यादा अपडेट इस पूरे मामले पर, क्योंकि कई दिनों से फरार चल रहे थे?
जी बिल्कुल, जिस तरह से आज अचानक एसपी द्वारा जानकारी दी गई कि आज कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं पूर्व विधायक राजद के अरुण यादव। बता दें कि यह मामला 18 जुलाई 2019 का है। तब से फरार चल रहे थे। इनके घर पर कुर्की जब्ती भी की गई थी। वर्तमान में इनकी पत्नी किरण देवी राजद के टिकट से संदेश से विधायक भी हैं। बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर काफी राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जिस तरह से सुबह से यह खबर जैसे ही भोजपुर के आरा सिविल कोर्ट में पास्को कोर्ट में आज संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव पेश हुए, सरेंडर हुए, तो इसे लेकर काफी भीड़ उनके समर्थकों की कोर्ट में परिसर में पहुंच गए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बता दें कि आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव के कोर्ट में सरेंडर करने का मामला जिस तरह से पूर्व में था और आज सरेंडर कर दिए। इस मामले में बताया गया कि नाबालिग से रेप का मामला था। 18 जुलाई 2019 को जो पीड़िता पटना के सेक्स रैकेट संचालकों के पास से भागकर आरा पहुंची थी और उस समय नगर थाने में आवेदन उसके भाई द्वारा दिया गया था। इस मामले में एक अनीता देवी और संजीत कुमार और उर्फ छोटू के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में नगर थाने में कांड दर्ज किया गया था। इसमें आज एक कोर्ट में पेश होने के साथ ही अरुण यादव ने कहा कि मैं बीमार हूं, किडनी का पेशेंट हूं और मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूं, मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। इस बात की कोर्ट के सामने पेश होकर अरुण यादव ने कहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज तमाम जानकारी के लिए। तो आरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किडनी का पेशेंट हूं और मैंने कुछ नहीं किया है, निर्दोष हूं। अरुण यादव ने अपने बचाव में ये बातें कोर्ट में कही हैं। तो लगातार ये फरार चल रहे थे कई दिनों से। यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था जिसमें अरुण यादव जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, फरार चल रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो आरा कोर्ट में सरेंडर किया है अरुण यादव ने आज अचानक ही। कई दिन से वो फरार चल रहे थे, पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी बात को भी रखा। कहा मैं निर्दोष हूं, मेरी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन समस्तीपुर दौरे पर पहुंचे, जहां विभूतिपुर थाना इलाके में हुए गैंगरेप की शिकार पीड़िता से सदर अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने लगातार बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्तीपुर में पूसा यूनिवर्सिटी के जगह पर अपराध यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए। पटना में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी को लेकर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि कोई नेटवर्क नहीं है। एसएसपी ने इतना कहा कि आरएसएस शाखा लगाती है और वहां लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई पार्टी एक संस्था बनाती है और हमें भी एक गलत विचारधारा के खिलाफ अपनी विचारधारा को खड़ा करना है। ने कोई सिर्फ इतना कहा कि आरएसएस शाखा लगाती है और वहां लाठी चलाना अन्य चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह कोई पार्टी एक संस्था को डेवलप करता है कि हमें भी एक गलत विचारधारा के खिलाफ एक विचारधारा को खड़ा करनी है। जांच का विषय है। एसएसपी ने क्या कहा, इतना हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। प्रधानमंत्री आए तो बिहार के लिए क्या कहा, इस पर चर्चा नहीं हुई। इस बिहार में डॉलर पे चर्चा नहीं हुई। विपक्ष का नेता बोला कि नहीं बोला, क्या बोला, क्यों तुतराया, इस पे चर्चा नहीं हुई। और कन्नौज में ध्वस्त बिजली व्यवस्था के खिलाफ सपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध जताते हुए नारेबाजी की। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मांग न पूरी होने पर सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो बिजली विभाग के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। बिजली व्यवस्था ठप है, ये आरोप लगाया। कन्नौज में बिजली विभाग के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अपनी मांगों को रखा। कहा बिजली व्यवस्था ठीक की जाए। बिजली 6-7 घंटे मिल पा रही है।
किसान, बारिश नहीं हो रही थी, किसान परेशान था, ऊपर से बिजली नहीं आई, किसान की कमर टूट गई। तीसरा, इस विभाग ने तमाम दलाल छोड़ दिए जो बिजली के गलत बिल, पहले यहाँ के बाबू लोग गलत बिल वो कर देते हैं, उसके बाद फिर आदमी चक्कर लगाता है, पैसा दे देता है तो ठीक हो जाते हैं, और नहीं तो ये दलाली बंद हो, इनका शोषण बंद हो, लाइनें खराब हो गई हैं गांव। और अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देते हुए गांव की 2 हिंदू समाज सहित 16 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक मुक्ता राजा व पूर्व विधायक संजीव राजा, पूर्व मेयर शकुंतला भारती मौजूद रहीं। सभी कन्याओं को अपने अपने रीति रिवाज से शादी कराई गई और बारात में आए सभी बारातियों को खाना खिलाया गया। अलीगढ़ के नेवरी क्षेत्र से आए एक दूल्हा आकर्षण का केंद्र बन गया। बता दें आपको, सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हन ने आए दूल्हा अमेरिका की डॉलर की हार पहनकर पहुंचा। दूल्हे के परिजनों ने ये बताया कि वो अमेरिका डॉलर के हार केरल से लेकर आया था, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई गई है। तो सामूहिक विवाह समारोह था, ये एक चर्चा का विषय इसमें एक बना रहा। एक दूल्हा जो कि अमेरिकी डॉलर की हार पहनकर वहां पर पहुंचा शादी में, केरल से वो लेकर आया। 11 लाख रुपए इस हार की कीमत बताई जा रही है। अमूमन आपने देखा होगा कि भारतीय जो रुपया होता है उसकी माला कई लोग पहनते हैं, लेकिन ये एक अलग सा मामला आया है जिसमें डॉलर, अमेरिकी डॉलर की माला इस सामूहिक विवाह समारोह में एक दूल्हे ने पहनी। और खबर आगरा से, जहां पर सेना भर्ती के बाद नियुक्ति पत्र न मिलने पर पैदल मार्च हुआ है। नागपुर से दिल्ली तक हाथों में तिरंगा लेकर युवाओं ने पैदल मार्च किया है। रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए पैदल मार्च शुरू हुआ है। आगरा के सिकंदरा गुरुद्वारे पर पुलिस ने पैदल मार्च को रोका। बस में जबरन बैठने के बाद वर्दी दो या अर्थी दो के नारे लगाए गए। तो फिलहाल आपको बता दें कि युवा को रोडवेज बस में बैठाकर साथ ले जाया गया, लेकिन इनकी अपनी कई सारी मांगें हैं, जिन मांगों को लेकर इन्होंने पैदल मार्च किया। शामली जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि बदमाश के 2 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश पर लूट व हत्या के प्रयास में कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है और फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस ने जंगलों में कॉम्बिंग शुरू की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों फरार बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुलाई की रात्रि इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जोगिंदर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर कि बंती खेड़ा ठेके पर वह एक अन्य व्यक्ति के साथ खड़ा है, तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची और जोगिंदर और दीपक नाम के 2 व्यक्तियों को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया। जोगिंदर जो कि एमआई लूट की घटना में शामिल है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इस पर करीब 15 से 16 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई लूट के और 307 के और आर्म्स एक्ट के अभियोग हैं। इसके अतिरिक्त जो घटना में लूटे गए एक जोड़ी कुंडल है वो इससे बरामद है और दोनों व्यक्तियों पर जो है छुरे बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। भोजपुर में अवैध शराब को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। भोजपुर में अवैध शराब के धंधे में संलिप्त अपराधियों की छापेमारी को लेकर भोजपुर जिले के कोयलर के सोन नदी के किनारे छापेमारी हुई, जिसमें सैकड़ों लीटर अवैध शराब निर्माण और शराब बरामद हुई है। भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी गई कि भोजपुर जिले में शनिवार की सुबह कोइलवर थाना और स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। बोकारो में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी के किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची बालीडीह पुलिस ने बताया कि मृतक के सर पर चोट लगी है और उसकी
उम्र लगभग 25 से 26 साल है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। पोल नंबर 408 भाई 8A के पास एक बॉडी पड़ा हुआ है। उसी के सूचना के सत्यापन में आए तो देखे कि रेलवे किनारे लड़का देखने से लगता है 20-25 साल का है। सर में चोट है, गिरा हुआ मृत अवस्था में पड़ा हुआ। घटनास्थल से क्या क्या पाया? घटनास्थल बस उसका गमछा है, अभी तो उसका सर्च करना है पॉकेट वगैरह में क्या है नहीं है, और बुलाए हैं मदद में, उसके बाद पॉकेट वगैरह चेक करेगा उसके बाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।